संदेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट की पहचान रेंजर कॉलेज में 2014 से रेंजरों का प्रशिक्षण बंद, अब उठने लगे सवाल। आदिम जाति कल्याण विभाग कन्या परिसर छात्रावास में 60 लाख की अनियमितता, शुरू हुई जांच। जिले में मिले 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 19। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जुलाई को देर रात्रि में आईसीएमआर जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में 3 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसमें एक युवती लांजी तहसील के ग्राम बिंजलगांव की है और 2 मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम अमेड़ा भरवेली के हैं। ग्राम बिंजलगांव की युवती टेबल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है, जबकि अमेड़ा के दोनों मरीज हैदराबाद से आए हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए यह तीनों मरीज गोंगले के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इन मरीजों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में शिफ्ट कर दिया गया है। इस प्रकार गायखुरी के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कोरोना पॉजिटिव 19 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। बालाघाट जिले में अब तक कुल 39 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 20 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 19 मरीजों का उपचार जारी है। महाविद्यालय में जनरल प्रमोशन की शासन की घोषणा से विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए उलझन खड़ी हो गई है। विश्वविद्यालय जहां परेशान है कि इस तरह की घोषणा का विश्वविद्यालय अधिनियम में कोई प्रावधान ही नहीं है, कॉलेज परेशान है कि बिना नियम कायदों के कैसे छात्रों का रिजल्ट तैयार करें। जानकारियों ने बताया कि परीक्षा नहीं होने पर पिछली परीक्षा के अंकों और सीसीई के आधार पर अंक देकर रिजल्ट बनेगा, लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है। बिना परीक्षा के रिजल्ट बनाने से पहले विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करना होगा। मतलब अभी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को जनरल प्रमोशन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। प्रपोजल बनाना, कैबिनेट में मंजूर करना और फिर विधानसभा में पारित करना आसान काम नहीं है। इस निर्णय के बाद उपजी हुई परिस्थितियों को देखते हुए यूजीसी की गाइडलाइन से लेकर विश्वविद्यालय अधिनियम और एमएचआरडी के प्रावधानों को खंगाला जा रहा है। 70 साल में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए बिना परीक्षा के रिजल्ट बनाना जरूरी है। अधिनियम में बिना संशोधन किए जाने पर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे में कानूनी समस्या भी खड़ी हो सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि जनरल प्रमोशन का आदेश वरिष्ठ स्तर से मिला है। उसको क्रियान्वित करना और छात्रों को अगली क्लास में एडमिशन देना भी वरिष्ठ स्तर के आदेश के अनुसार ही किया जाएगा। आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई जांच टीम के द्वारा कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में अनियमितता किए जाने की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की खरीदी को लेकर 60 लाख रुपए की अनियमितता की जाने की शिकायत आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त से की गई है, जिसको लेकर आयुक्त के द्वारा इस मामले की जांच किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत इस मामले की जांच का जिम्मा अपर कलेक्टर एवं जिला कोषालय अधिकारी को सौंपा गया है, जिनके द्वारा इस मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। देखिए, ये जो जांच है ये शायद एडीएम कार्यालय से की जा रही है। इसमें मुझसे भी प्रतिवेदन मांगा गया था, तो प्रतिवेदन चला गया है और इसमें जो मैंने जो शिकायत पढ़ी थी वो शिकायत एक लांजेवार करके किसी महिला से कराई गई है और ये कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट में इसकी पुत्री पढ़ती थी और इसकी पुत्री को लेके ये थोड़ा सा विवाद रहा है, क्योंकि दिसंबर महीने में भी कन्या शिक्षा परिसर की सारी बालिकाओं ने जो है क्लास का बहिष्कार किया था। उस एकमात्र बालिका को लेके थोड़ी उनकी जो गतिविधियां थी उसको लेके काफ़ी आपत्ति ली थी, तो जो तत्कालीन अधीक्षिका ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी थी और फिर उसी को माध्यम बना के ये एक अनर्गल टाइप की शिकायत की गई कि इसमें 60 लाख रुपए जो है दिए गए और 60 लाख रुपए में से 40 लाख रुपए वापस मांग लिए गए, जबकि इतना तो पैसा ही नहीं दिया गया है कि कन्या शिक्षा परिसर को। और ये सारा राज्य ही नहीं पूरे देश में बालाघाट को पहचान दिलाने वाले क्षेत्रपाल रेंजर कॉलेज धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोता दिखाई दे रहा है।
नतीजा वर्ष 2014 के बाद से प्रशिक्षु रेंजरों की कोई भी बेंच बालाघाट रेंजर कॉलेज के लिए नहीं भेजी गई। ऐसा नहीं है कि इस स्थान पर प्रशिक्षण के लिए कोई कमी हो। वो 2014 से बंद हुई है। क्यों बंद कर दिया गया है उनको? अब ये तो भोपाल के अधिकारी ही बता पाएंगे क्यों बंद हुआ है ये, चूँकि अब यहाँ तो सारी व्यवस्था है। मैं तो जब से यहाँ का प्रभारी हुआ हूँ तो मैंने देखा है यहाँ पर सारी व्यवस्था है। हम लोग यहाँ पर रेंजर की ट्रेनिंग करा सकते हैं, बैठक व्यवस्था अच्छी है हमारे पास में, ग्राउंड्स अच्छे हैं। वो थोड़ा बहुत अब 1 साल से बंद है तो थोड़ा वो जो 19-20 साफ सफाई का है बस वही है। बाकी हमारे पास सारी व्यवस्था है। हमारे पास खेल के ग्राउंड है, हमारे पास में नर्सरी है, मतलब उसका पौधे रोपण वाला है हमारे पास में, यानी जो आवश्यक है वो सारी मतलब जो रेंजर ट्रेनिंग के लिए जो आवश्यक होता है वो सारी सामग्री हमारे पास है। कितने साल हो गए बंद है तो ये रेंजर ट्रेनिंग? रेंजर ट्रेनिंग 2014 से बंद है अभी तो। 14 से बंद, बीच में और कुछ दिन के लिए बंद हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1902 में की गई थी। 1939 तक यहां वन रक्षक और क्षेत्रपाल प्रशिक्षण संस्थान रहा। उसके बाद धीरे धीरे इसे रेंजर कॉलेज के रूप में विकसित किया गया। ये 1902 में बना था। 1902 में बना था। उसके बाद में 1909 से यहाँ मतलब उसके बाद उन्हें फॉरेस्टर मतलब यानी कि वनपाल प्रशिक्षणशाला के रूप में ये उसको डेवलप किया गया था। बाद में फिर 2039 तक ये 2039 तक प्रशिक्षणशाला रहा। उसके बाद रेंजर कॉलेज में कन्वर्ट हो गया। सर भारत देश में कितने हैं? भारत देश में उस वक्त में मात्र 2 ही थे। एक देहरादून था, वो साउथ में कहीं पर है, और एक बालाघाट था। बस भारत में 2 ही थे। अभी तो अब 5-7 हो गए हैं। अभी तो यहाँ के रेंजर कॉलेज को कहाँ ले अभी रेंजर कॉलेज को अभी यहाँ से मतलब शिफ्ट करने का चल रहा था जबलपुर पर। अभी उसका हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी जो हैं उनके माध्यम से ये रुक गया था। क्या लगता है ये बालाघाट के लिए बहुत बड़ा इतिहास है कि ये जो है बालाघाट की एक प्रकार से धरोहर भी है, इतिहास भी है। इसके नाम से पूरे देश में बालाघाट को जाना जाता है। जिस प्रकार माइंस के लिए जाना जाता है, लेकिन माइंस से ज़्यादा ये रेंजर कॉलेज के लिए बालाघाट को पूरे देश में जाना जाता है। कहीं पर भी जैसे देहरादून को आज वन विभाग से सेवानिवृत्त वन अधिकारी विजय वर्मा बताते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय व अंग्रेजी छात्रों ने यहां पर वन रक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहां से निकलने वाले फॉरेस्टर हो या फिर रेंजर पुलिस सबसे अधिक दक्ष और प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में पूरे देश का दर्जा मिलता था। 1902 में जब ये यहाँ पे फॉरेस्टर स्कूल यहाँ खुला, उसके बाद से ये बालाघाट की एक पहचान और एक बड़ी भारी चीज़ थी। यहाँ पे अंग्रेज भी अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके जा चुके हैं, और बालाघाट का निकला हुआ फॉरेस्टर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था कि भाई कहाँ का है, तो बालाघाट फॉरेस्टर स्कूल का है। तो उसके बाद चलता रहा। 1980 में रेंजर्स कॉलेज यहाँ से बना। रेंजर कॉलेज यहाँ पर जब बना तो उसके बाद अच्छा चलता रहा, और फिर इसमें राजनीति उठापटक भी हुई, और यहाँ से जिनका बल ज़्यादा चला उठा के यहाँ से रेंजर्स कॉलेज हटा दिया गया। फिर इसका वजूद बचाने के लिए फिर फॉरेस्टर स्कूल यहाँ चालू हुआ। फिर एक समय ऐसा आया कि सारी क्लासेस बंद हो गई। फिर रेंजर्स कॉलेज चालू हुआ जो 2014 में फिर बंद हो गया। अब यहाँ पर लोगों की दूसरे विभाग की भी नज़र इसमें थी, लेकिन इसमें हमारे विभाग के जो वन विभाग के अधिकारी थे उन्होंने इसको बचाने का भरपूर प्रयास किया, और ये दूसरे विभाग में जाने से बचा। 1980 में विधिवत रूप से रेंजर कॉलेज की शुरुआत हुई, लेकिन राजनीतिक रसूख और उठापटक के कारण लगातार यहां पर क्लासेस बंद और चालू होती रही। 2014 से एक बार फिर क्लास बंद हो चुकी है। उदासीनता तो राजनीतिक उदासीनता तो इसमें माना जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम हुआ करती है। इसमें वैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसमें स्टेट लेवल पे किया था, लेकिन ये वास्तविक में रेंजर्स कॉलेज जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे जो सांसदों ने ना, जो भी सांसद यहाँ शुरू से अभी तक अगर चाहते तो इसको बचा लेते। उस समय की अगर बात करें तो कितने रेंजर कॉलेज खुले थे उस समय? पहले रेंजर्स कॉलेज जो था तो एक देहरादून था, एक कोयम्बटूर था, फिर हल्द्वानी रहा, फिर आपका बालाघाट खुला, और चिखलदरा वगैरह भी खुला। लेकिन बालाघाट की जो वजूद था वो फॉरेस्टर स्कूल से ही था 1902 से, लेकिन बाद में रेंजर्स कॉलेज इतना अच्छा हो गया कि यहाँ पे कश्मीर, और आपके साउथ के
यूपी के, सब तरफ के स्टूडेंट यहाँ पे अपना राजस्थान के ट्रेनिंग्स यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके सफलतापूर्वक। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व सांसद वर्तमान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन बताते हैं कि उन्हें रेंजर कॉलेज के विषय में विस्तार से जानकारी नहीं है, लेकिन 2014 के पहले जब वे सांसद थे तब एक बार बंद हो चुके रेंजर प्रशिक्षण को दोबारा शुरू करवाया गया था। इस विषय में जल्द ही अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। देखिए, अभी हमारे पास में प्रमाणित कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब मैं सांसद था 2004 से 2008 में, उस समय में बात आई थी, लेकिन उसमें हमने पहल करके उसको यथावत रखा था। आज मेरे पास में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है, मैं विभाग से चर्चा करके जानकारी प्राप्त करूँगा, इसके बाद ही कुछ इस संदर्भ में कहना उचित होगा। और लेकिन ये कहा जाता है कि वो बालाघाट की पहचान भी रहा है रेंजर कॉलेज में। मैंने कहा ना, यदि बालाघाट के लिए रेंजर कॉलेज एक अवसर नहीं होता तो हम क्यों रोकते। बालाघाट में रेंजर कॉलेज का होना हमारे लिए न केवल प्रतिष्ठा, बल्कि हमारी राष्ट्र में एक विशेष पहचान वाला ये रेंजर कॉलेज है, राज्य में नहीं राष्ट्र में, और इसलिए उसका तो यहाँ रहना ही हमारे लिए हितकर है। लेकिन इस संदर्भ में जो स्थापित हो रहा है सब अभी इसका कोई अथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं है। जानकारी जुटाने के बाद मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। ब्रिटिश कालीन निर्माण और प्रशासकों की कार्यशैली की अनूठी पहचान लिए हुए एक शतक पूरे करने वाले रेंजर कॉलेज में दोबारा रेंजरों का प्रशिक्षण शुरू हो जाए, यही हर किसी की मांग है। पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। वारासिवनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के काफी ऐसे हितग्राही पात्र हैं जो द्वितीय किश्त नहीं मिलने से खासे परेशान हैं। दूसरी सूची के 945 हितग्राहियों में से करीब 800 हितग्राहियों की जियो ट्रैकिंग किए जाने के बाद उनके खाते में राशि डाले जाने की बात नगरीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, मगर वही हितग्राही इस बात से इनकार कर रहे हैं। दूसरी ओर आवास स्वीकृति के मामले में नगरपालिका कर्मचारियों के द्वारा अवैध रूप से राशि की मांगने सहित गलत जियो ट्रैकिंग किए जाने की बात सामने आ रही है। स्थिति है भैया कि मैं अभी गई थी तो बोले तुम्हारा नाम, बोले पहली किस्त में गड़बड़ हो गया था, बोले तो वो पोर्टल में चले गए तो उसको सुधार करेंगे, उसके बाद में डालेंगे बोल रहे। और भैया मैं इतनी परेशान, पहली किस्त में भी 2 महीने तक परेशान हुई, 50 चक्कर काट ली, आखिरी में मेरा नाम आया। और अभी भी अब बारिश लग गई है और मैं बनाने के लिए देख रही हूँ, परेशान हो रही हूँ और मेरा पैसा नहीं डल रहा करके मैं जाकर रो रही हूँ। तो मेरे को बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा पहले गड़बड़ हो गया था, ये पहली किस्त डल गई है। जब पहली किस्त डल गई है तो फिर अब सुधार तो हो गया है ना, तभी तो पहली किस्त डली है। मेरे को 1 लाख मिला। वो कितनी देरी से मिला आपको? वो 2 महीना लेट हुआ था। फिर 2 महीना लेट होता है, क्या होता है पता नहीं, लेकिन मैं गई तो बोले अभी इसको सुधार करेंगे, उसके बाद में डलेगा बोले। अब स्लैब की हाइट कर दी है हमने, अब जितना पैसा था जेब से तो उतना भी लगा दिए, उसके बाद में हमारे को भी पैसा नहीं मिला है अभी तक। नहीं, कई लोगों के इसमें नहीं डला है, ऐसे कई मोहल्ले में ऐसे लोग हैं कि जिनके खाते में पैसा नहीं डला है। किराए के मकान में रह रहे, 1000 रुपये महीने का किराया दे रहे हैं। नगरपालिका उपयंत्री संध्या उइके बताती हैं कि प्रथम सूची के ऐसे हितग्राही जिनके कार्य पूर्ण नहीं हुए थे, कुछ कार्य शेष था, उसमें 116 हितग्राहियों को 25-25 हजार रुपए की राशि दे दी गई है और 4 हितग्राहियों को 50-50 हजार रुपए की राशि दे दी गई है। फर्स्ट फेज में कहते हैं कि जा रही है 116 हितग्राहियों को 25-25 हजार रुपये और 4 लोगों को जा रही है 50-50 हजार रुपये और बाकी के 12 हितग्राही हैं जिन्होंने मकान अंदर बनाए। मतलब जैसे हितग्राही यदि कोई सोहन लाल है तो सोहन लाल के नाम का ही खाता होना चाहिए, ना उसकी पत्नी का चलेगा ना बच्चे का चलेगा। पोर्टल ले नहीं रहा, पोर्टल तो हर दिन ही चेंज कर देता है। तो यानी पोर्टल की पोर्टल की समस्या है कि वो तो हर दिन ही चेंज होता है, कल ले लिया आज नहीं लेगा वो। नहीं तो ये अपडेट जो है नगरपालिका कर्मचारी करेंगे कि वो सीधा वहीं से ही होता है, ऊपर वहीं से होता है? वो लगभग हुआ है 600 लोगों को अभी, जो लोग लेंटल और रूफ में पहुँच चुके थे। जो लोग 600 लोगों को जो है उनके खाते में जा चुका है राशि। नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि दूसरी सूची के 945 हितग्राहियों का डीपीआर तैयार किया गया था। उसमें से उन्होंने प्रथम सर्वे के आधार पर 903 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि दे चुके हैं। दूसरी किश्त की राशि के लिए उन्हें जियो ट्रैकिंग की स्थिति देखने के बाद यह पाया कि 1 सैकड़ा हितग्राहियों ने निर्धारित मापदंड पर कार्य नहीं किया है। ऐसे लोगों को उन्होंने नोटिस जारी कर कार्य पूर्ण करने और जियो ट्रैकिंग करवाने, अन्यथा राशि वापसी के लिए नोटिस दिया है। द्वितीय चरण में 945 हितग्राहियों का डीपीआर सैंक्शन हुआ था, जिसपे हमने 903 हितग्राहियों को प्रथम चरण की राशि पहले ही दे दी गई थी और अभी वर्तमान में
द्वितीय चरण की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 803 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि 1 लाख, कुल मिलाकर 2 लाख राशि अंतरण कर दी गई है। और शेष हितग्राही जो भवन निर्माण नहीं किया है उनको हमने सूचना पत्र जारी किया है। सूचना पत्र जारी करने के पश्चात उनको आग्रह किया है कि भाई वो तत्काल कार्य प्रारंभ करें, अन्यथा राशि वापस करने की कार्रवाई की जाएगी और शासन को अवगत कराया जाएगा। ऐसे कुछ हितग्राही होंगे तो उसका हम सर्वे कराकर उनके खातों में राशि अंतरित कर मराठी बैंक में ही खाता संचालन हो रहा है आवास योजना का, उनके द्वारा ही संबंधित बैंक को राशि ट्रांसफर की जाती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो हम मैनेजर साहब से चर्चा करेंगे और शीघ्र ही राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के चलते लोक परिवहन की सुगम व्यवस्था न होने के कारण उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेशों के तहत दस्तावेजों के सत्यापन की यह प्रक्रिया स्थगित की गई है, जिसमें संचालक लोक शिक्षण विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को सत्यापन के संबंध में नई तिथि अथवा कार्यक्रम की यथा समय जानकारी दिए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में 485 उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना था, जिसके प्रथम चरण में 200 उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका था। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से मिले आदेश के अनुसार सत्यापन का कार्य बंद कर दिया गया है। जैसे ही कोई नए आदेश आएंगे, प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। बालाघाट तिरोड़ी पुलिस ने 3 दिन पहले खांदीटोला पोनिया रोड पर 2 लोगों की आंख में पीसी मिर्ची झोंककर उन्हें उनके साथ मारपीट कर 54,500 लूट कर 4 आरोपी लुटेरों को शिफ्ट कार के साथ लांजी में गिरफ्तार कर दिया, जिनके पास से लूटे गए 54,500 और लूट में उपयुक्त शिफ्ट कार जब्त कर ली गई। गिरफ्तार आरोपी अनिल उमरे 23 वर्ष, देवी मंदिर वार्ड नंबर 5, कोराड़ी नूर नगर, थाना कोराड़ी नागपुर। इरशाद खान 19 वर्ष, ठेका नगर 4 खंबा चौक, राजा बेकरी नागपुर, थाना 5 पावली नागपुर। आकाश बोपचे 20 वर्ष, देवी मंदिर रोड, फुले नगर, वार्ड नंबर 1, महादोला, कोराड़ी नागपुर। दीपक पिता घनश्याम निमोने 35 वर्ष, न्यू कोराड़ी, वार्ड नंबर 2, नागपुर। महाराष्ट्र निवासी को कटंगी की विद्वान अदालत में पेश किया गया, जहां से इन चारों को अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर साईं ग्राम बकौड़ा स्थित साईं मंदिर में 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं बाबा का आस्थापूर्वक अभिषेक पूजन किया गया। इस अवसर पर सुबह 8 बजे साईं बाबा का पूजन अभिषेक मंदिर के पुजारी पंडित हंसराज मिश्रा के द्वारा संपन्न करवाया गया, जिसमें सुबह 8 बजे से सुप्रभातम और अभिषेक पूजन किया गया। इस दौरान कोरोना संकट काल के मद्देनजर साईं मंदिर में कोई विशेष आयोजन नहीं किए गए। भक्तों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ न जुटे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जो है सुबह साईं बाबा का अभिषेक पूजन किए और दोपहर 12 बजे सत्यनारायण की कथा करके हवन। ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दिए कोरोना को देखते हुए। कार्यक्रम जो है वो सादा सिंपल ही रहा। इन्हें शांतिपूर्वक कार्यक्रम शांतिपूर्वक। वारासिवनी के शीतला माता मंदिर में 5 जुलाई को अखाड़ी पर्व पर भक्तजनों ने पहुंचकर मां शीतला को अठवाई का भोग लगाया, जिसमें सुबह से देर शाम तक भक्तजन विशेष पूजा अर्चना करने के लिए नगर के वार्ड नंबर 12 स्थित शीतला माता मंदिर में पहुंचे और विशेष पूजन अर्चन कर अठवाई में पूरी, बड़े और हलवे का भोग लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था बालाघाट द्वारा 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर इस दिन को हरियाली महोत्सव के रूप में मनाते हुए योग के साथ पौधारोपण कर प्रकृति को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने का संदेश दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवक सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि गुरु पूर्णिमा को हरियाली महोत्सव के रूप में मनाया गया। साथ ही इस शुभ अवसर पर योग के साथ विश्व विख्यात सुदर्शन की गई। वहीं गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर नमन करने गुरु परंपरा अनुसार गुरु पूजन किया गया। आज प्रत्येक वर्षानुसार गुरु पूर्णिमा महोत्सव को आर्ट ऑफ लिविंग परिवार हरियाली महोत्सव के रूप में मनाते हैं और आज से हम वृक्षारोपण की एक प्रकार से शुरुआत करते हैं सांकेतिक तौर पे।
तो हम विगत अनेक वर्षों से प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण करते हुए आ रहे हैं और इन वृक्षों को लगाने के पौधों को लगाने के साथ ही इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हम सभी स्वयंसेवक मिलकर लेते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक है पौधों का संरक्षण, पौधों को लगाना और उन्हें पालन पोषण करना। और आज का बहुत पावन दिवस गुरु पूर्णिमा है। आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की टीम पूरी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे पौधारोपण के लिए। हर साल हम ये कार्य करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि हमारे लगाए हुए पौधे आगे और पनप रहे हैं कि नहीं पनप रहे हैं। जैसे हमारे पीछे अभी जो पौधा लगा हुआ है वो 3 साल पूर्व ही इसी दिन गुरु पूर्णिमा का दिन ही हमने लगाया हुआ है और वो आज आप देख रहे हैं कि कितना छायादार हो गया है। और हम ये कार्य करते रहते हैं और हर साल करते रहेंगे। भगवान शिव की आराधना का प्रमुख माह श्रावण मास का सोमवार से आगाज होने जा रहा है। शिव भक्तों के द्वारा पूर्ण विधि विधान से भगवान भोलेनाथ के पूरे महीने विशेष उपासना कर पुण्य लाभ अर्जित किया जाएगा। आपको बता दें कि श्रावण मास भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है और यह मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस वर्ष 5 सोमवार पड़ रहे हैं। वहीं 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार के साथ ही सावन सोमवार का समापन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी 11 के बाद सभी धार्मिक अनुष्ठानों पर पाबंदी लग जाती है, लेकिन श्रावण मास के माध्यम से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर वर्ष वैसे तो सावन मास में भगवान शिव के भक्तों के द्वारा धूमधाम के साथ धार्मिक आयोजन किए जाते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से तमाम धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई गई है। कोसमे पंचायत के वार्ड नंबर 11 और 12 में रविवार को हुई बारिश के कारण लोगों के घरों के भीतर पानी जमा हो गया। इसकी बड़ी वजह वार्ड में लगाया जा रहा टावर के लिए निर्माण कार्य को बताया जा रहा है। स्थानीय जनों के अनुसार बीते दिनों उनके द्वारा जनपद पंचायत बालाघाट में ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके माध्यम से टावर नहीं लगाने की मांग की गई थी। बावजूद इसके टावर लगाने के लिए निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। टावर निर्माण के लिए बिछाई गई मिट्टी की वजह से पानी निकासी बंद हो गई और यह पानी सीधे लोगों के घरों के भीतर आ घुसा, जिस कारण पहली बारिश में ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। थोड़ी देर की बारिश में नगरपालिका की खुली पोल, सड़कें बन गई तालाब, लोग हुए परेशान। टर्फ पर खेली जाएगी हॉकी, शहीद चंद्रशेखर मैदान में जल्द शुरू होगा टर्फ लगाने का काम। बालाघाट की पहचान रेंजर कॉलेज में 2014 से रेंजरों का प्रशिक्षण बंद, अब उठने लगे सवाल। आदिम जाति कल्याण विभाग कन्या परिसर छात्रावास में 60 लाख की अनियमितता, शुरू हुई जांच। जिले में मिले 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 19। और जिले भर के मंदिरों में गुरु पूर्णिमा अखाड़ी पर्व पर विधि विधान से की गई पूजा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।